मैं हूं प्रशांत रंजन। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। आज स्वत्व के स्टूडियो में संपादक कृष्णकांत ओझा मौजूद हैं। नीतीश 7.0 का जो नया मंत्रिमंडल है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या बदलाव आए हैं, क्या मायने हैं, क्या क्या संदेश बीजेपी दे रही है, क्या क्या संदेश जनता दल यूनाइटेड देना चाह रहा है, और एनडीए का जो ये बदला बदला सा मिजाज है ये आने वाले समय में क्या स्वरूप लेगा, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। संपादक जी, सबसे पहले तो नीतीश 7.0 के क्या मायने हैं, और ये जो मंत्रिमंडल में बदले बदले से चेहरे हैं, सबसे बड़ा बदलाव तो बीजेपी ने कर दिया, पूरे घर को बदल दिया, इसको क्या समझा जाए? देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है, नया मंत्रिमंडल है, बिल्कुल बिहारी शैली में इसको देखने का प्रयास करिए आप, कि आधा बदल गया है और आधा नहीं बदला है, लेकिन दोनों मिल करके चलाएंगे। हाँ, दोनों मिल करके चलाएंगे तो यदि आप कुछ मिला जुला करके चलाते हैं तो मिला जुला ही प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिएगा। अब देखिए, बीजेपी को ले लीजिए और नीतीश की पार्टी जदयू को ले लीजिए, दोनों के मिजाज में बहुत अंतर है, बेसिक अंतर है। अब बीजेपी को जो है, बीजेपी में एक संगठन है और उस संगठन के दायरे से के अनुकूल उसका जो अनुशासन है, उसका जो संस्कार है, जो उसके लोगों को मिला है उसके मातृ संगठन से, उन संस्कारों को लेकर के वे आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। और वह संस्कार कभी कभी लगता है कि धूमिल हो रही है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में वह संस्कार बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात है क्या कि जो बीजेपी का जो मातृ संगठन है, वह बीजेपी को राजनीति करने की छूट भी देता है, और उस छूट के तहत दिखाई पड़ता है कि जो सामाजिक समीकरण है, जो जाति हकीकत है, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ हो सकता है लेकिन जाति जो है यथार्थ है, इसको देख करके ही आपको राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, खास करके बिहार के संदर्भ में। थोड़ा सा डिप्टी सीएम के बारे में हम पूछना चाहेंगे। हाँ। जो पॉपुलर नैरेटिव है, हाँ, उसमें यही बात आ रही है कि भाई जिन तारकिशोर प्रसाद को या जिन रेणु देवी को अधिक चर्चित चेहरे नहीं थे, पिछले चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान कहीं से इनका नाम नहीं था, वे अचानक से डिप्टी सीएम के रूप में शुमार कर दिए गए और बीजेपी इनको डिसीजन ले ली। ये कुछ अटपटा है या सामान्य है? जैसे देखिए, ये जब बाहर के लोग जब देखते हैं तो उन्हें अटपटा लगेगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, उसके सांगठनिक तौर तरीके को समझते हैं, तो उनके लिए अटपटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोग करता ही रहता है और उसकी रीति नीति है, उसका मूल जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें बहुत आसानी से जो सरसंघचालक होते हैं अपने पद को दूसरे को दे देते हैं। मतलब बहुत, एक पीढ़ी जब बदलती है तो बहुत उथल पुथल नहीं होता है, और पीढ़ी के से माध्यम से आगे बात बढ़ाने की बात होती है। सुशील कुमार मोदी को भी देख लिया, उनके ट्वीट को लोगों ने कई अर्थों में बहुत समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्तापन, जो उनके अंदर में जो कार्यकर्तापन है, हाँ, वो नहीं छीन सकता है। मतलब मूल जो हमारा जो तत्व है वो कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता ही कोई पद पर जाता है, उस पद से उसको हटना भी पड़ता है, तो कोई मलाल नहीं। लेकिन जो अभी राजनीति में सोच समझ के जो तौर तरीके हो गए हैं, उसमें बात कहेंगे मलाल हो गया, दुखी हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ रही है ना। लोगों कहे कि अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं, तो एक मर्यादा के तहत, एक अनुशासन के तहत, जहाँ वे अपेक्षित है, एक शब्द होता है अपेक्षित होना संघ परिवार में। और भारतीय जनता पार्टी के भी आप मीटिंगों में जाएंगे, उसके जो कार्यक्रमों में जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि आज आप अपेक्षित हैं, चलिए, मतलब आपको बुलाया गया है। ये विचार परिवार इनका बहुत बड़ा है ना, और ये एक दूसरे से तालमेल करते हैं, और ये इसको समझने के लिए आप उसके करीब जाना पड़ेगा। जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको नहीं समझ पाते हैं। और ये देखिए, बहुत आसानी से बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, पीढ़ी बदल रही है, यंग लोगों को लाने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा है, उनको हमको सामने लाना है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि अत्यंत पिछड़ा, जिनका कि अभी तक बहुत योगदान नहीं था, वो हाशिए पर थे, उनको हमने सामने ला दिया। अब देखिए, जैसे एक शब्द प्रचलित होता है, यदि आप संघ विचार परिवार को जानते होंगे, प्रसिद्धि परांगमुख, मतलब हम प्रसिद्धि से दूर हैं और काम अपना कर रहे हैं। तारकेश्वर प्रसाद उसी का तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब चल जाइए, जाकर के देखिए, जो सीमांचल का इलाका है उस क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है। विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक के बहुत सारे काम किए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संगठन के लोग तो जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की क्षमता कैसे है, और उसको हम कहाँ रख देंगे तो असफल नहीं होगा। एक विश्वास होता है संगठन के लोगों का, नेता का।
और वो विश्वास दिखाई पड़ता है तारकिशोर प्रसाद के रूप में। और उन्होंने मौका दिया, एक मैसेज संदेश भी देना था कि हम केवल सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, महिलाओं को भी लाएंगे, योग्य महिलाओं को सामने लाएंगे, वो जो रिमोट कंट्रोल से अपने पति पुत्र के माध्यम से चलते हैं, ऐसे महिलाओं को नहीं। तो रेणु देवी को सामने ला दिया गया, एक कार्यकर्ता है। अच्छा, एक समय में नाजुक गठबंधन है, बहुमत कम है, नाजुक जनादेश मिला है, कोई मजबूत जनादेश नहीं है कि आप मतवाले हाथी की तरह चलिए। ऐसे में किसी नए लोगों को सामने लाना, मतलब परफॉर्मर को नहीं लाकर एक नए चेहरे को, नए लोगों को जिम्मेदारी देना, ये जोखिम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आपको लग रहा है कि ये जोखिम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो कार्यशैली है, उसमें जोखिम नहीं है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने आगे किया था, आप देख लीजिए गुजरात में नरेंद्र मोदी उस समय बहुत विख्यात नहीं थे, और लेकिन उनकी क्षमता के बारे में उनके जो संगठन के लोग थे वो समझ रहे थे कि वहाँ सफल होंगे, आगे कर दिया, उसके साथ पूरे संगठन के लोग लग गए। अब जैसे तारकिशोर प्रसाद जी को ही आगे किया गया तो उनके साथ संगठन के लोग लग रहे हैं। सुशील कुमार मोदी को भी इसी रूप में कभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को लोगों ने आगे करना शुरू किया था। उस समय के जो संगठन मंत्री थे गोविंदाचार्य ने उन पर विश्वास किया, मतलब संगठन ने विश्वास किया, उनको आगे किया तो उनके साथ सब लोग लग गए। तो एक अभी आप देख रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी एक संस्था है, लेकिन सुशील कुमार मोदी का जो जिस प्रकार की जो व्यक्तित्व की जो रचना हुई है उसमें कार्यकर्तापन है, स्वयंसेवकत्व है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन करेंगे। हो सकता है मनुष्य हैं तो कहीं कुछ बदलाव होता हो तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में लगता है कि हम कैसे आगे की जो हमारी जो जिम्मेदारी है, आगे की भूमिका है, उसमें कैसे हम एडजस्ट करें, बेहतर काम के लिए उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बातें हो सकती हैं, लेकिन वो कि बिल्कुल हम विद्रोह कर देंगे, जो संघ के जो तपे तपाए लोग होते हैं जो विविध क्षेत्रों में जाते हैं वैसा विद्रोह नहीं करते। आप उस ट्यूनिंग का क्या होगा जो नीतीश और सुशील मोदी के साथ थी, अब वो ट्यूनिंग नहीं है, नई ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी? ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए नीतीश जी यहाँ निराश कर गए। एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम मेवालाल चौधरी है, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे। वो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, आरोप तो अभी भी हैं, बरी नहीं हुए हैं। और ऐसे लोगों को नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया है, वो भी शिक्षा मंत्री के तौर पर। शिक्षा मंत्री जो है बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, वो दिया है। तो हमको लग रहा है कि ये किस प्रकार से निर्णय लिया गया, फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लिया गया या किसी दबाव में निर्णय लिया गया, इस बारे में सोचना चाहिए। और जब देख लीजिए, मतलब कहा जाता है कि किसी की उपेक्षा हो गई, किसी की उपेक्षा नहीं हुई, तो ये इस प्रकार की बातें होती हैं। चर्चा के मूल विषय पर आते हैं। आने वाले समय में जो भाजपा ने नए चेहरों को मौका दिया है, तो अगले 4 सालों में जब लोकसभा का चुनाव आएगा या 5 सालों में जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा, तो उस समय भाजपा एक संगठन के रूप में का स्वरूप कैसा होगा अभी के मुकाबले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चल रही है, अगड़ों की अपेक्षा ऐसा कहीं नहीं है। मंगल पांडे, जीवेश कुमार, भूमिहार जाति के और विजय चौधरी, तो एक बैलेंस तो बना रहे हैं ना। इसके साथ ही एक प्रयास यह किया जा रहा है कि बिल्कुल वैसे लोग, वैसी जातियां जो बिल्कुल समाज में कहीं इनका कोई योगदान नहीं था, अलग जाति है, नोनिया अलग जाति है, तेली अलग जाति है, उसी प्रकार से एक जो धानुक जाति के लोग, आप प्रेम कुमार को जगह नहीं मिली। अब प्रेम कुमार की जाति है, कहार जाति है, तो एक अब इतनी बड़ी जातियां हैं, इतना बड़ा समाज है, तो उसमें सबको योगदान। तो अभी तक तो प्रेम कुमार थे, कहार जाति के थे, महत्वपूर्ण पद पर थे। अब पीढ़ी बदल रही है, प्रेम कुमार हुए, सुशील कुमार मोदी हुए, नंदकिशोर यादव हुए, इस पीढ़ी को थोड़ा सा पीछे करके अब वो अभिभावक के रूप में और नई पीढ़ी को थोड़ा आगे करना। प्रधानमंत्री के आपने जो बिहार के संदर्भ में जब वो बोल रहे थे, तो नए लोग आगे आओ, मतलब नए लोग आगे आएँ और हमारी जो परंपरा है, हमारा जो विचार परिवार है, उसके विचार के वाहक के रूप में, और साथ साथ जो भारत को हमको मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जो इसके मूल संगठन है, इसके लोग जो सोचते हैं कि भारत माता को परम गौरव तक पहुंचाना है, तो उस दिशा में आप काम करें। तो एक प्रकार की राजनीति जो सिलसिला जो है, जिसका विचार उनके मातृ संगठन के ने किया था कभी कि हाँ इस प्रकार की राजनीति हो, ताकि जिसमें चतुष्टय पुरुषार्थ की जो बात, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो राजनीति हो। वो ठीक है, सुशील मोदी कहाँ एडजस्ट होंगे? ये सुशील मोदी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, अब तो बहुत एक समुद्र की तरह है। तो सुशील मोदी के योग्य कुछ न कुछ लोग सोच ही विचार कर रहे होंगे,
समय आने पर दिखाई पड़ जाएगा कि सुशील कुमार मोदी का जो अभी तक का जो अनुभव है, 40 वर्षों का अनुभव है, बेदाग राजनीतिक छवि है, तो इसका उपयोग तो करेंगे ही। अच्छा, कल के शपथ ग्रहण की ओर मैं आपका जरा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सहज नहीं दिख रहे थे कुछ चेहरे की भाव भंगिमा से। इसके क्या मतलब हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? एक स्पष्ट बात है, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक शैली है, लेकिन वहाँ जब हम देखते हैं पूरे तौर से तो जनता दल यूनाइटेड कोई उस प्रकार के सांगठनिक संस्कार वाली पार्टी नहीं है। वहाँ एक व्यक्ति का महत्व है, वह है नीतीश कुमार। और कहीं न कहीं यह इस प्रकार की जो पार्टियां हैं जो अपने आप को कहती हैं कि समाजवादी हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस की शैली में ही दिखाई पड़ते हैं। एक फ़र्क जरूर है नीतीश कुमार में कि वो उस प्रकार से परिवारवादी नहीं है जैसे उनके मित्र लालू प्रसाद की पार्टी के ओर दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उसमें भी दिखाई पड़ता है कि एक परिवार कच्चे के छत्र छाया में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर वो चल रही है। वो बात जदयू में नहीं है। लेकिन अन्य जो देखते हैं जिसको कि आप कह सकते हैं को आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण जो होना, राजनीतिक व्यक्तित्व का निर्माण होना, उसमें नीतीश कुमार एक बिल्कुल सार्वभौम और कह सकते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वही, जो इंदिरा गांधी के बारे में पहले कहा जाता है, इंडिया दैट इज इंडिया, इंदिरा इंडिया, तो उस प्रकार की बातें जदयू में है। नीतीश कुमार मतलब जदयू और जदयू मतलब नीतीश कुमार। तो ये जो है ये व्यापक हित में नहीं है और यह बात आगे नहीं बढ़ सकती है। परंपरा जिसको कहते हैं वो नहीं बढ़ सकती है। और इसे जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रयोग हुआ जब जातिवादी राजनीति जब हावी हुई बिहार में अंदर में, तो उस समय में नीतीश कुमार को सामने लाया गया। एक सौम्य व्यक्तित्व हैं, लेकिन साथ साथ उनके अंदर में एक प्रकार का हो कि भाई हम इस पार्टी के सब सर्वे सर्वा हैं, तो उस रूप में रहें। लेकिन परिस्थिति जो है अंत में जो पूरा जो समाज है, जो जनता है, जो विराट है जिसको कह सकते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देता है समय पर। और हमको लग रहा है कि बिहार की राजनीति भी एक दिशा में जा रही है जो जिसका परिणाम अगले कुछ वर्षों में दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी कमियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से जिसको लुटियंस जोन कहते हैं उसके संस्कार को लेकर के आ रहे हैं। तो इस बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि नीतीश 7वीं बार शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे आए उसके क्या मतलब है, भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करने की कोशिश की हम लोगों ने। बिहार के चुनाव और बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े और भी तमाम खबरें, अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए स्वतः समाचार पर। धन्यवाद।